हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आपकी ईवीएस की क्लास चल रही है और ये हमने यहाँ तक मानव में पाचन तक ये कंप्लीट आपकी हो गई है और आज आपकी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया है और आज आपकी तीसरी वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी है पहले तो उन्हें भी अवश्य देखें। अगर आप चाहते हैं कि ईवीएस में आपके 30 में से 30 नंबर आए तो ये सारी वीडियो आप बिल्कुल भी न छोड़ें। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से मुख एवं मुख गुहिका। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्त का यानी सॉकेट में फंसा होता है। यानी हमारे ये जो दांत होते हैं, आप अपने दांतों को देख सकते हो, अपने घर में बच्चों के देख सकते हो। यानी प्रत्येक दांत अलग अलग गर्त का यानी सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस लार स्रावित करती है। यानी हमारी जो लार है वो कहाँ से निकलती है? ये लाला ग्रंथि से निकलती है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। ये कुछ साइंस के प्रश्न है और ये भी आपके ईवीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो हमें पूरी ईवीएस अवश्य पढ़नी है, एनसीईआरटी में जो भी हमारे चैप्टर हैं, क्योंकि पता नहीं कब किस चैप्टर से हमारा प्रश्न पूछ लिया जाए। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। यानी हमें जो टेस्ट हम करते हैं, कोई भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, भोजन करते हैं, तो इसमें निगलने का भी जो कार्य है वो जीभ के द्वारा ही किया जाता है और ये भोजन में लार मिला देती है, ठीक है, जिससे भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। यानी हमारे जो दांत हैं तो ये 2 बार निकलते हैं, यानी प्रथम शैशव काल में तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। कार्य के अनुसार दांतों के 4 प्रकार होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। और प्रश्न आपका यहाँ से बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक भेदक भी कहा जाता है। रदनक भोजन को फाड़ने तथा चीरने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और चवर्णक भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आपकी दांतों से संबंधित, तो इसे आप अवश्य नोट करें, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वरना आप वंदना अकेडमी नाम से भी सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। जो भी मैं पढ़ाती हूँ तो सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी। ग्रसिका गले एवं वक्ष चेस्ट से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी द्वारा उससे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी हमारा जो आमाशय होता है तो वो भोजन को स्वीकार नहीं करता, हमें अपच हो जाती है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है, जिसे ठसा लगना भी गाँवों में बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके अवश्य बताना। अब बात हम आमाशय की करेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय का ऊपरी सिरा ग्रसिका से तथा निचला सिरा
क्षुद्रांश से जुड़ा होता है। क्षुद्रांश किसे कहते हैं? अभी हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था, यानी ये हमारी आंतें होती हैं। आमाशय की दीवार से श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में यदि कोई जीवाणु उपस्थित हो तो उसे मार देता है। श्लेष्मा आमाशय तथा आंतों की दीवार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है तथा पाचक रस भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब बात हम क्षुद्रांश की करते हैं, यानी आंतों की। तो क्षुद्रांश हम आंतों को बोलते हैं, लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यानी ये जो हमारी आंतें होती हैं कितनी लंबी होती है, अब खुद सोचो, 7.5 मीटर लंबी होती हैं। यह यकृति एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृति यानी लीवर गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। और आपसे ये पूछ भी लिया जाता है कि वसा किस में परिवर्तित होती है और प्रोटीन किस में परिवर्तित होती है। अब बात करते हैं क्षुद्रांश में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब बात करते हैं बृहद्रांश। क्षुद्रांश यानी ये हमारी छोटी आंत होती हैं और बृहद्रांत्र ये हमारा क्या होता है, ये हमारी बड़ी आंत होती है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। अब हमारा जो क्षुद्रांत है वो कितना है, वो हमारा 7.5 मीटर लंबी होती है और ये 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ये तो मनुष्य की बात थी। अब जो घास खाते हैं मनुष्य, उनमें किस तरीके से पाचन होता है। गाय भैंस तथा घास खाने वाले जो शाकाहारी पशु लगातार जुगाली करते रहते हैं। जुगाली आपने देखा होगा कि पशु जो भी होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, आपने भैंस और गायों को देखा होगा कि ये चारा खाने के बाद आराम से बैठ जाती है या खड़ी रहती है, फिर ये अपना मुंह चलाती रहती हैं, ठीक है। और जिसे रौंद करना भी कहते हैं गाँवों में, तो इसे जुगाली कहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा वापस आमाशय से अपने मुंह में लाकर जुगाली करते रहते हैं, यानी उसको फिर चबाते हैं। रूमिनेंट में यानी जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों में जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। तो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है।
भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तथा कमी से होने वाले रोग और प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप अवश्य अच्छे से देखें। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल। और इससे कमी क्या है? तो यानी कमी से शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि में मिलती है। शरीर के तापक्रम ऊष्मा में कमी होना, शरीर कमजोर होना और त्वचा में झुर्रियाँ। वसा हमें अंडा, मछली, मांस, मूंगफली और सभी प्रकार के तेल से, यानी सभी प्रकार का जो भी तेल, घी होता है, ठीक है, उससे हमें वसा प्राप्त होती है। त्वचा की चमक कम होना, खुश्की हो जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना। अब बात विटामिन ए की करते हैं। अंडा, मछली, गाजर, आम, हरी सब्जियां, दूध। आँखों में रतौंधी रोग हो जाना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। और रतौंधी रोग यानी सूर्यास्त के बाद रात के समय दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है तो दिन में सही दिखाई देता है। विटामिन बी ये छिलकेदार अनाज और दालों में पाया जाता है, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला, तो इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली आदि। शरीर की हड्डियों का विकृत हो जाना या फिर बच्चों में सूखा रोग हो जाना। विटामिन ई अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल, दूध से प्राप्त होती है। और स्त्रियों में बंधिता रोग यानी बांझपन। विटामिन के बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन आदि से प्राप्त होती है हमें। और रक्त जमने की क्षमता में कमी, यानी इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब है आपके पाचन के रहस्य। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। ये चैप्टर आपने अवश्य पढ़ा होगा, ठीक है, बुकों में। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकाला और उस पाचक रस के कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमोंट की तालिका, और उन्होंने एक तालिका तैयार की कि ये पाचक रस है, ठीक है, ये जो एसिड है ये किस चीज़ को कितनी देर में पचा लेती है। तो ये खाने की चीज़ें हैं, पेट में पचने में लगा समय और गिलास के पाचक में रस में पचने में लगा समय, सबका अलग अलग ही समय इन्होंने दिया था, इन्होंने प्रयोग किया था। कच्चा दूध और पेट में 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है और गिलास में इसको 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध 2 घंटे और ये 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में 8 घंटे। कम उबला अंडा 3 घंटे और 6 घंटे 30 मिनट। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में और इसमें 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट और ये आपका 4 घंटे। डॉक्टर बोमेंट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता है, हिलाता है। वे ये भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है, यानी एसिड की तरह होता है। जब भी हम दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, ठीक है, तब हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेंशन भी नहीं करनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी तांडा यानी आम का पापड़ बनाया जाता है। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देंगी, धूप से नमी नहीं रहेगी। ये आम पापड़ बनाने की विधि है। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं
उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी हमें पता चलता है। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगेगा। विभिन्न पोषक तत्व, ठीक है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, यानी बॉडी बिल्डर। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टेज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके हैं आपके भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। यानी भोजन को हम किन किन तरीकों से खाते हैं पका करके, तो भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी की पूरी की जाए, यानी पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं ऊंधियू, ठीक है। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसकी सील बंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू के गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। यानी ये आपके भोजनों से प्रश्न है, कहाँ और कौन सा भोजन खाया जाता है, और प्रश्न आपके सीटेट में यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लिंगहू फैन। लिंगहू फैन सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। यानी हांगकांग के निवासी क्या खाते हैं, तो ये लिंगहू फैन खाते हैं। और ये किससे बनता है, ये सांप से बनता है। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय, जैसे दूध को उबालते हैं, हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पके हुए चावल को
एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज या लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके। अब बात करते हैं मिड डे मील की। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक ये कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्र और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में, जिसमें हम आवासों के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी के घर आपके कहाँ पाए जाते हैं। ईंट के घर, इग्लू है, हाउस बोट है, ठीक है। कुछ जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो भी हमारी चीज़ें रह गई हैं उनको हम कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी फिर ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हो सकता है मैं आपको एक दिन में 2 वीडियो देने की कोशिश करूं, क्योंकि ये हमको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।